तो 12th क्लास के आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, जिसके कई अन्य नाम भी हम पढ़ेंगे बच्चे। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वैश्वीकरण क्या है। पढ़ेंगे वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ गांव की तरह जुड़ जाते हैं, जिसमें अपनी आवश्यकता की चीज़ें आसानी से आदान प्रदान कर लेते हैं। वैश्वीकरण दो शब्दों के मेल से बना है बच्चा, विश्व प्लस एकीकरण। पूरा विश्व आज एक हो गया है, जिससे हम अपने गांव में कोई चीज़ कोई वस्तु सामान मंगा लेते हैं। उसी प्रकार आज हम बैठे बैठे यहाँ पर समझ लो सूचना प्रौद्योगिकी के तहत, इंटरनेट के तहत, स्नैपडील, अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि के तहत, कुछ नहीं तो गूगल के द्वारा विश्व के किसी भी देश की कोई भी वस्तु अपने यहाँ आसानी से मंगा लेते हैं। कहीं के सेवा को आसानी से अपने पास मंगा लेते हैं या अपनी वस्तु या सेवा को वहाँ हम भेज सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया बच्चे? अपनी भाषा में अब इसे लिखना है। कहेंगे क्या हम? वैश्वीकरण वह प्रक्रम है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20वीं सदी के अंतिम चरण में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में व्यापार, वाणिज्य तथा सेवाओं का आदान प्रदान आसानी से होने लगा, जिससे दूर स्थित सभी देश के बीच की दूरी काफ़ी घट गई है। विश्व के भिन्न भिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। मतलब विश्व के अगर अन्य देशों की बातें करें बच्चे, तो सब देशों में इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। विश्व के किसी भी देश की दूरी काफ़ी घट गई। जैसे यहाँ से देश की दूरी घटाने का मतलब हुआ कि यदि हमें कोई सामान मंगाना है, जैसे सामान्य तौर पे मैं कहता हूँ बच्चे, तुम्हें आज मन कर दिया यहीं बैठे और मन करता है ना कि मैं अमेरिका की बेहतरीन कंपनी KFC जो है उसका क्रिस्पी चिकन फ्राई खाएंगे हम, और आज खाए बगैर नहीं रहेंगे। हमने क्या किया? कंपनी खोजा तो कहाँ की? अमेरिका की। यहाँ के पिज़्ज़ा हट में खाकर और इधर उधर की चिकन फ्राई खाकर मन उब गया है बच्चे। और तुम्हारा मन क्या कर रहा है? KFC का आज हम लोग चिकन फ्राई खाएंगे, वो भी KFC। समझ लो, मैंने एकदम छुड़छुड़ा ऊपर से एकदम देखने पे। हम क्या करेंगे? अमेरिकी कंपनी में ढूंढेंगे, KFC को क्लिक करेंगे, मार देंगे टिक, भाई मुझे आज का आज मुझे एकदम आपका चाहिए। अब अमेरिका हो भाई जापान हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अवेलेबल कराइए। अमेरिका बोलता है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप क्लिक तो करके देखिए, जैसे ही क्लिक करोगे बच्चे, वो सब कुछ तुरंत हमारा लोकेशन देखेगा कि कहाँ से हो रहा है, तो गोपालगंज से। तो देखेगा कि हमारी कोई कंपनी, चूँकि वो वहाँ जो भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है भूमंडलीकरण के तहत होती है, तो वो देखेगा कि हमारी जो कंपनियां हैं इसमें से कोई कंपनी जो क्लिक किया गया है उसके आसपास के क्षेत्र में है कि नहीं। तो वो तुरंत देखेगी, अरे तो गोपालगंज में मेरा सेंटर ही नहीं है, लेकिन इसका पटना में है, मोतिहारी में है। तो तुरंत देखेगा गोरखपुर में है, तो देखेगा इसके पास में कौन है, भाई मोतिहारी है। बोले तुम ऑर्डर तो करो भाई। और जैसे ही ऑर्डर करेंगे अपना जोड़ कर बता देगा कि वहाँ से आने जाने का चार्ज भी क्या होगा, है ना। जोड़ के बता दिए इतने रुपए लगेंगे आपके। हमने मार दिया कि भाई ये ले लो, अब तुम्हारे जो 1000 रुपये मैंने दिया, लेकिन मुझे आज खाना है, वो भी अमेरिकन कंपनी का वो चीज़। तुरंत वो क्या करेगा? कॉल करेगा, किसको? मेल करेगा मोतिहारी। सबसे पास में जो हमारा उसका पिकअप सेंटर होगा वहाँ पे मोतिहारी वाला तुरंत तैयार करेगा। तैयार करने के बाद से एक वहाँ पे जो अपने पास रखता है उस समझ डिलीवरी बॉय को, उसको तुरंत देगा कि ले जा गोपालगंज में ले जाकर पहुंचा दो। पता चलेगा शाम हुआ नहीं, अभी 4 घंटा बीता नहीं कि 2 घंटे की रनिंग है वहाँ से, तीसरे से चौथे घंटे में हमारे पास वो हाजिर। इस तरीके से वैश्वीकरण समझ में आ गया तुम्हें? विश्व का कोई भी देश दुनिया के किसी भी देश का प्रोडक्ट अगर मंगाना चाहता है, वस्तु मंगाना चाहे या सेवा, अमेरिकन कंपनी और भारत में उसको पता चल गया कि चलो इंडिया में कोई JD सर गोपालगंज में रहते हैं और मुझे JD सर की क्लास करनी है, तुरंत एकदम पता करेगा, गूगल पे सर्च मारेगा, तुरंत निकालेगा JD सर कहाँ रहते हैं बच्चे। आ रहा समझ में ना?
कंसल्ट करेगा, भाई ऐसा है कि सर आप अपनी स्पीच तो वहाँ देते हैं, थोड़ा सा एक ही स्पीच आप हमारे लिए दे दीजिए। बोले कि नहीं, मैं फालतू के नहीं बैठा हूँ कि मैं दे दूँगा, आप बोलिए तो सही, मैं डॉलर में पैसे भेजता हूँ आपको, लेकिन इस टॉपिक पर थोड़ा एक स्पीच तैयार करके भेजिए। अब जेडी सर यहाँ भी बैठ के कमा ही रहे हैं और सोचेंगे अरे अमेरिका की बात है, चल तो एक बढ़िया स्पीच बनाते हैं, तुरंत बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे या फेस टू फेस आ जाएंगे बच्चे, और वहाँ के बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे। अर्थात किसी वस्तु या सेवा को विश्व के किसी भी देश में एक कोने से दूसरे कोने में जो आसानी से हम भेजते हैं, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? अब तो वैश्वीकरण मन से लिख लेगा ना जी। वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत अमेरिका से हुई थी बच्चे। तो चलो हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण के लाभ क्या है, माने वैश्वीकरण से क्या क्या फ़ायदा है बच्चे। तो पहला फ़ायदा, यह विकासशील देशों के बीच की दूरी को कम करता है। जो विकसित है उनके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है बच्चे। विकसित देशों को तो लगेगा कि नहीं हमें KFC में खाना है, तो बुलाएगा कौन? लारे अपना हेलीकॉप्टर बैठते हैं, लेकर चलते हैं, मोतिहारी खा कर आते हैं हम लोग, आ रहा समझ में ना, या चलते हैं विदेशी खा कर आ जाएंगे। लेकिन विकासशील जो भी विकास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विकासशील। इन देशों को लगता है कि नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे भी खा सकते हैं, तुरंत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा 2-4 घंटा वेट कर ले और मंगा सकते हैं। तो विकासशील देशों के बीच की दूरी को वैश्वीकरण क्या करता है? कम करता है। दूसरा, यह वैश्विक संबंधों को सुगम तथा सरल बनाता है। कोई भी सामान मंगाना, ले जाना, भेजना काफ़ी पहले से कि अब आसान हो गया है बच्चे। यह विकासशील देशों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। प्रतियोगी बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, प्रतियोगिता में ये छोटी ही रहेगा, प्रतियोगी में बड़ी की मात्रा लिखेंगे। माने समझ लो, विकासशील देश से प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही अगर KFC बेचेगा मान लो कि 800 रुपया में, तो दूसरा विकासशील देश बोलेगा अरे भाई मैं तो 700 रुपये में ही अवेलेबल करा दूंगा, मुझे क्लिक करके देखो ना। तो मान लो वो प्रतियोगिता के माहौल की क्या करता है? बढ़ाता है बच्चे। आगे है कि वैश्विक नई तकनीक और नए बाज़ार में प्रवेश का मार्ग खोजता है। माने विश्व में नए नए टेक्नोलॉजी का ये तरीका खोजता है कि और कितने आसानी से किसी भी व्यक्ति को ये सब चीज़ें हम उपलब्ध करा दें। विचारों, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाता है। माने वैश्वीकरण के तहत हम अपने विचार को भी, हम यहाँ पढ़ते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, किसी भी व्यक्ति के भाषा को, किसी भी चीज़ को हम सुन सकते हैं, वहाँ के कंटेंट को समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की जब प्रयोग करते हैं और अमेरिका वाले मान लो कहते हैं और हमें समझ में नहीं रही क्या कर रहे हैं ठुमांट, तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेशन में डाल देंगे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर देंगे, या तो ट्रांसलेटर अपने कान में लगा लेंगे, नहीं तो यहीं पे हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे हम अपनी भाषा में, हिंदी में, है ना। तो क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो? अब वो बोलते रहे, मुंह चलाते रहे, हम लोग क्या करेंगे? उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी भाषा में समझते। कभी सोचते हो कम पढ़ा लिखा आदमी भी देश का प्रधानमंत्री अगर बन जाता है और विश्व में अगर जाता है, तो किसी भी देश विश्व के व्यक्ति से, प्रधानमंत्री से जाकर हाथ है बढ़ाता है, मिलता भी है, अब बोलता भी है। और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जो ब्रिटिश इंग्लिश भी जानता हो, अमेरिकन इंग्लिश जानता हो, चाइनीज़ जानता हो, फ्रेंच जानता हो, जर्मन भाषा जानता हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो सब जगह मिल लेते हैं कि नहीं जी, बात भी कर लेते हैं कि नहीं। तो उनके कान में एक ट्रांसमीटर लगा रहता है जो ट्रांसलेटिंग का काम करता है। सामने वाला जिस भाषा में बोलेगा, इनको अपनी हिंदी में सुनाई दे देगी, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो, और ये हिंदी में बोलेंगे तो उसको जर्मन में, अगर जर्मनी का है तो जर्मन पे सेट कर रखा है, तो वो ट्रांसलेट करके उसको जर्मन भाषा में सुना देगा। हम लोग को दिखेगा नहीं बच्चे, लेकिन वो क्या छोटे से मशीन लगा रखे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी से मिलने जुलने में दिक्कत नहीं होती। तो ये सब किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से शुरू हुआ है बच्चे। अब वैश्वीकरण को मदद कौन किया है? मैंने समझ लो, नई नई तकनीकों ने, टेक्नोलॉजी ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने, और विश्व बाजार ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। अगला है, यह उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। कीमत बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, मतलब समझ लो बच्चे, यदि मार्केट में कोई तुम चीज़ खरीदने जाते हो, मानो कि मैंने ये अपना टैब खरीदा बच्चे, तो टैब खरीदने जाएंगे तो यहाँ का मार्केट वाला सोचेगा अरे नया नया है, गांव का आया है, चलो इसको बोलते हैं कि ला भाई 15,000 रुपये दे दो।
लेकिन नहीं, आप तो भाई हमारे रिश्तेदार हैं, आप 15 कैसे लीजिएगा, पापा के चाचा के काका के साले के मित्र हैं आप, तो आप थोड़ा सा कम ले लीजिए। और सोचेगा इतना रिश्ता लगा दिया तो चलो 1000 रुपये कम लेते, भाई कोई बात नहीं, एकदम फिक्स रेट ही पे दे देते हैं आपको, लेकिन 14,000 रुपये दे दीजिएगा। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। कोने में चले जाएंगे बच्चे और तुरंत डालेंगे एकदम गूगल पे कि भाई ये टैब है, इसका इस टैब की कीमत फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, स्नैपडील पे क्या है, थोड़ा बता दो जल्दी से। तुरंत गूगल बाबा बता देंगे भाई इसका कीमत स्नैपडील पे इतना है, इसमें इतना है। तुम देखोगे अरे बाप रे, तो 10,999 रुपये का है, और ये कह रहे हैं कि भाई पापा के रिश्तेदार है इसलिए तुम्हें 14। हम तुरंत उस दुकान से हट जाएंगे बच्चे, दूसरी जगह जाएंगे, नहीं तो उससे बोलेंगे भाई ये देखिए इस पर तो 10,999 रुपया है, आप इससे ज़्यादा क्यों लेंगे। तो या तो वो देने लायक होगा तो दे देगा व्यक्ति, आ नहीं तो वो कोई बहाना कर लेगा। फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, और कहीं नहीं जाते हैं तो हम तुरंत क्या करेंगे, घर बैठे बैठे स्नैपडील को बुक करेंगे बच्चे कि भेज दो भाई 10,999 में मेरे पास भेज दो। आ रहा समझ में ना। ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है, वैश्वीकरण की वजह से, उदारीकरण की वजह से, भूमंडलीकरण की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। समझ गए सभी। इस प्रकार वैश्वीकरण ने सूचना और प्रौद्योगिकी संचार क्षेत्र में हुई प्रगति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तेजी ला दी है। लोकतांत्रिक लोगों के तंत्र को कहते हैं बच्चे। पहला जो तंत्र था वो पूंजीवादी तंत्र था, मैंने समझ लो कि राजतंत्र था, राजा महाराजा वाली बातें मानी जाती थी। आज पूंजीपति की बातें हम लोग नहीं मानते हैं। हम जाएंगे, दुकानदार पूंजीपति है और वो बोल देगा कि लैपटॉप की कीमत 14,000 रुपये है भाई, और मैं तुम्हें 13,000 में ही दे देता हूँ। हम उसकी बातों पे यकीन, हम लोकतांत्रिक बातों पे यकीन करेंगे। माने लोगों की सामान्य बात पे कोई कह दिया कि भाई देख लेना उठकता है, तुम्हें ना 10-11 हज़ार में मिल जाएगा, हम तुरंत आते हैं, नेट खोलते हैं बच्चे, उसका कीमत जानकर हमको जहाँ से मर्जी होता है वहाँ से ले लेते हैं। समझ में आ गया बच्चे। तो यह विदेशी पूंजी निवेश का मार्ग खोल दिया है, और जो विकासशील देशों के लिए अति आवश्यक है। इसके कारण सरकार के कार्य भी पारदर्शी बन गए हैं। इसमें पूरा विश्व एक समाज का कार्य करता है। माने इसमें पारदर्शिता है बच्चे। किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो कितनी है ये हम उसके द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। अगर मान लो कोई मेडिसिन खरीदते हैं, कोई वस्तु ही खरीदते हैं, कोई दवा ले लेते हैं, तो इतनी पारदर्शिता बना दी गई है कि भाई ये शिलाजीत इसमें डाला गया है, मान लो इसमें ये चीज़ डाला गया है, इतना इसमें कार्बन की मात्रा, इतना चीनी की मात्रा है। कोका कोला खरीदते हैं हम लोग, सोडा कितना है उसमें, चीनी कितना है उसमें, और कौन कौन चीज़ मिलकर बना है वो सब हम लोग पहले ही देख लेते। तब सोचते बाप रे तो 50 चीज़ मिलकर बना है, और तब इसका दाम मात्र 100 रुपया है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और वही हमको पता ही नहीं रहता कि इस चीज़ से बना है, तो हम लोग उसको नहीं खरीदते। ये सब संभव है किसके वजह से बच्चा, वैश्वीकरण से। तो थोड़ा सा इसके इतिहास भी देख लेते हैं। कहता है इसमें से 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच सिल्क रूट से यह शुरू हुआ। चीन मंगोल शासक के समय रेशम सिल्क पश्मीना, माने रेशम सिल्क पश्मीना मध्य एशिया यूरोप के बीच के मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता है। इटली यात्री मार्को पोलो ने विचार यात्रा वृत्तांत से चीन, यूरोप, एशिया देशों को परिचित कराकर सबको सर्वप्रथम पास लाने का प्रयास किया। माने ये थोड़ा समझ लो बच्चे। अब इसमें कहता है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने किया था। इसे याद रखेंगे हम लोग। एक शब्द आया कि वैश्वीकरण प्राचीन काल में कब आया और किसके समय में आया, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे हमारे वाइट बोर्ड पे तुम लोग, ठीक है ना। अभी तक ये पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसी दास्तान कि भूमंडलीकरण की शुरुआत आज के ज़माने में नहीं हुई है बच्चे, 1990 के दशक में ही नहीं हुई। 600 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी के बीच की घटना है ये बच्चे। और उस समय हम तुम्हें विश्व मानचित्र एक बनाकर दिखाते हैं बच्चे। देखो यह एक हम यह मानचित्र बना रहे हैं, बता सकते हो ये कौन सा देश है, ये भारत है। भारत के पास में ये देख लो, ये सऊदी अरबिया हो गया, और इधर आएंगे तो ये समझो कि बता सकते हो ये कौन सा महादेश हो गया, यूरोप हो गया, और ये कौन सा हो गया बच्चा, एशिया। जिस समय 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच की घटना की बात है बच्चे। और उसी के आसपास के समय में एक व्यक्ति, यहाँ है चीन, चीन दिखाई दिया तुम्हें, चीन के बगल में यहाँ पे है तुम्हारा मंगोलिया। कौन सा जगह, मंगोलिया।
और मंगोलिया में ही एक व्यक्ति जन्म लिया जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था बच्चे? चंगेज खान। यह यायावर जाति का था। यायावर माने घुमक्कर। ये जो यूरोप वाले हैं, देख लेना, इस यूरोप में दक्षिण की तरफ यहाँ यूनान है। कौन जगह है जी? तो यूनान के लोग दुनिया में अपने आप को सबसे सभ्य समझते थे। अरे बोर्ड पे देख रहे हैं ना तुम लोग? यूनान के लोग दुनिया में अपने आप को सबसे सभ्य समझते थे और दूसरे को असभ्य समझते थे, बर्बर समझते थे, जिनको मानते थे कि इनको न उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने का तरीका ठीक से पता नहीं है। ये लोग अस्थायी थे। लेकिन मंगोलिया में कुछ ऐसी जातियां थी बच्चे, विश्व में कई जातियां ऐसी थी जो खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में, समझ लो एक दूसरे जगह पे हमेशा घूमते रहती थी। ऐसे ही घुमक्कड़, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ जातियों में मंगोल थे। अब मंगोल वालों में एक व्यक्ति हुआ चंगेज खान। चंगेज खान जब डेवलपमेंट अपना शुरू किया तो उसने मंगोलिया के सभी छोटे मोटे जितने कबीले के लोग थे उस सब को उसने एक किया और एक करने के बाद से एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। और पार महाद्वीपीय माने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के पार तक, देख रहे हो ना तुम लोग, पूरा एक साम्राज्य कायम किया। इतना बर्बर जाति था कि अगर चंगेज खां किसी देश पे, किसी कबीले पे आक्रमण कर दे तो लोग समझते थे कि कयामत आ गया। और इस तरीके से बस इतना वो मार काट नरसंहार करता था कि समझ लो कि प्रत्येक कबीला त्राहिमाम मचाता था कि कभी कोई ये चंगेज खां हमारे यहाँ ना आए। और इसी चंगेज खां समझ लो ये मंगोलिया में इसने क्या किया कि एक तो आक्रमण भी किया, लूटपाट भी किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने समझ लो व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ाया। इसने क्या किया, चाइना से माल उठाता था और चाइना से रेशम वगैरह, सिल्क वगैरह लेकर या मध्य एशिया होते हुए, खुरासान होते हुए यूरोपीय क्षेत्रों में भेज देता था और उसे पैसे भी कमाया करता था बच्चे। जिसका नतीजा हुआ कि उसने एक व्यापारिक मार्ग, माने मुख्य तौर पे रेशम चाइना से होते हुए, मध्य एशिया होते हुए यूरोप में भेजने लगा, जिस मार्ग को कहा गया रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग बोले बच्चे? रेशम मार्ग। तो इसी का खोज करने वाला व्यक्ति था बच्चे। अर्थात विश्व के एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हुए उसने जो व्यापार वाणिज्य स्थापित किया उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रथम शुरुआत। इतना समझ गए बच्चों तुम लोग? तो ये जान लो कि ये जो मैंने फिगर बनाया है, एक नज़र इस पर तुम लोग ध्यान दोगे और ये याद रखोगे किस तरह वैश्वीकरण में शुरुआत करने वाला विश्व का व्यक्ति कौन रहेगा? चंगेज खान। और वह समझ लो चाइना से कोई सामान लेगा और मध्य एशिया होते हुए कहाँ तक लेकर जाएगा? यूरोप तक। माने विश्व के कई सारे हिस्से को वो जोड़ेगा बच्चे। और इस तरीके से हमारा भूमंडलीकरण का बेस वही रखेगा। लेकिन सच मायने में अगर कहा जाए तो रॉबर्टसन ने 1990 के दशक में, समझ लो अमेरिका का व्यक्ति है, उसने भूमंडलीकरण शब्द का ही प्रयोग करके और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी शुरुआत कर दिया। तो क्या ये क्लियर है बच्चों?